हे एवरीवन, सो अब हम लोग शुरू करने वाले चैप्टर 8 दैट इज मोशन, क्लास 9 का फिजिक्स का चैप्टर। और बहुत ही ज़्यादा क्विक रिवीजन के साथ इसको खत्म करेंगे सो दैट हमें बहुत ज़्यादा वेट ना करना पड़े और जल्दी जल्दी हमारी रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज इंट्रोडक्शन। व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस? मोशन इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ये मैं आपको बता दूं, किसी के रिस्पेक्ट में ही चेंज हो सकता है मोशन। अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक चीज खड़ी है, अगर आप इस चीज को ऐसे देख रहे हो तो आपके लिए शायद ये रेस्ट में हो सकती है, बट ये मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी हो सकता है विद रेफरेंस टू समथिंग। मान लीजिए अगर ट्रेन चल रही है और बगल में पेड़ लगे हुए हैं, तो जब ट्रेन आगे चल रही होगी तो ये जो पेड़ होंगे ये हमारे लिए मोशन में होंगे। ठीक है, बट द पर्सन हु इज स्टैंडिंग नियर बाय टू इट, जो ग्राउंड पे ही खड़ा है, उसके लिए ये रेस्ट में होगा। So this is motion. Motion is the change in position of an object with time with respect to its surrounding. The object that does not change its position with time is said to be at rest. जो टाइम के साथ पोजीशन चेंज नहीं करता है, वो उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे कहा जाता है। To describe the motion of the object, we need to know how far it has moved. उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, in what direction, how much time it took, उसने कितना टाइम लिया। The study of motion help us understand many natural phenomena and everyday activity. आप जितनी भी पूरे दिन में एक्टिविटीज वगैरह देख रहे हो, दैट इज ऑल अंडरस्टैंडेबल विद द हेल्प ऑफ मोशन और उसके नेचुरल फिनोमेना के हेल्प से। अब टाइप्स ऑफ मोशन, बेसिक टाइप्स ऑफ जान लीजिए। पहला होता है रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर एंड पीरियोडिक मोशन। रेक्टिलिनियर मींस ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, एग्जांपल ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। तो रेक्टिलिनियर सिंपल सी, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पे एक जगह से दूसरी जगह आना जाना करता है, उसको हम बोलते हैं इट इज फॉलोइंग रेक्टिलिनियर। इसको कभी-कभी स्ट्रेट मोशन भी कहा जाता है। ओके, कर्विलिनियर मींस वो एक पाथ में, कर्व्ड पाथ में मूव कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे, चाहे वो सर्कुलर आप कह सकते हो, चाहे वो कोई भी कर्व्ड पाथ में जा रहा है, उसको बोलते हैं कर्विलिनियर मोशन। स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग, आपने देख रखा होगा, अगर मान लो आप ऐसे खड़े हो एंड यू आर होल्डिंग अ लाइक लॉन्ग काइंड ऑफ स्ट्रिंग, उसमें पत्थर फंसा के उसको जोर जोर से घुमाओ, तो वो एक कर्विलिनियर मोशन फॉलो करता रहेगा। यहां से आपका फोर्स लग रहा है, यहां से वो फॉलो करेगा। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जो एक समय के बाद, एक इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करता है। मान लीजिए आप यहाँ पे हैं और यहाँ पर हैं, ये दो पॉइंट्स हैं, आप यहाँ से यहाँ दौड़ के, यहाँ से यहाँ दौड़ के, यहाँ से यहाँ दौड़ के, यहाँ से यहाँ दौड़ के जा रहे हो, आ रहे हो विद इन लाइक 2 मिनट्स के गैप पे। 2 मिनट ले रहे हो जाने में, 2 मिनट ले रहे हो आने में। तो दिस इज नोन एज पीरियोडिक मोशन। ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एग्जांपल पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक। अगर आपने देखी होगी तो जो क्लॉक का पेंडुलम होता है वो पूरा एक पर्टिकुलर मोशन डिस्टेंस पर्टिकुलर समय में कवर करता है। चलिए, अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ऑल्दो एक चीज बता दूं, यहाँ पे डी लिखा हुआ है, लेकिन आप जब फॉर्मूला पढ़ोगे तो वहां पे डी भी कभी का डिस्प्लेसमेंट के लिए भी ऐसे यूज होता है और डिस्टेंस के लिए भी ऐसे ही यूज होता है। अब डिफरेंस क्या होता है? डिस्टेंस सिंपली मींस होता है एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल क्या लेंथ कवर करी है। एग्जांपल देखिए, मैंने बोला ये आप यहां पर खड़े हो, ठीक है, आपको यहां से यहां जाना है, ऐसे जाना है। तो मान लीजिए ये स्ट्रिंग जो थी, मैं बोल रहा हूँ 10 मीटर की थी। इसका मतलब आपने टोटल 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, टोटल 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया ऐसे करके। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसको ना फॉलो करो, मैं कह रहा हूँ यहां से डायरेक्टली यहां से यहां आ जाओ सीधा, ये शायद 4 मीटर ही होगा। ठीक है, सो यही डिफरेंस होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? उस पाथ पे जितना भी आपने एरिया, जितना भी आपने जगह कवर करी, जितना भी आपने डिस्टेंस कवर किया, उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट होता है यहां से डायरेक्टली आप जब एंड पॉइंट पे गए, जो भी आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, सबसे छोटा डिस्टेंस, उसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होता है? द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी को, जो क्वांटिटीज होती है दो टाइप्स की होती है, अभी समझाता हूं आपको। देखो नीचे समझाता हूं, है ना। जो क्वांटिटीज होती हैं 2 टाइप्स की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर सिंपली मींस जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कुछ वैल्यू होती है, सिर्फ वैल्यू। वेक्टर मींस उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। मैंने बोला डिस्टेंस। अब डिस्टेंस आप कहीं भी कैसे भी मूव कर लो, ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, मैग्नीट्यूड उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर से जरूर होगी। बट वेक्टर जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होना इंपॉर्टेंट है। इधर से इधर जाएंगे एक डायरेक्शन, इधर से इधर आएंगे एक डायरेक्शन। और ये जो होता है डिस्प्लेसमेंट, ये जीरो भी हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता, क्योंकि आपने कुछ लेंथ तो कवर करी होगी ना। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करो, अगर आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया यहां तक और फिर उसी डिस्टेंस पे आप वापस आ गए यहां पर, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। बिकॉज
इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो निकला ही नहीं, वो आया ही नहीं. So this is scalar and vector quantity. Okay. So yeah, coming back to the point, we have the shortest distance between the initial and final position in a specific direction. I told you ये vector quantity होती है, इसमें direction जरूरी होता है. आप किधर move कर रहे हो उस हिसाब से इसका पॉजिटिव नेगेटिव सारे डायरेक्शन निकलते हैं. सो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो. डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव. यहाँ पे अब जीरो कंडीशन इसलिए रखी गई है, मान लो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव ही नहीं कराएगा, इसलिए. वैसे ये इतना एप्लीकेबल होता नहीं है, ठीक है. अगर हमें डिस्टेंस किसी लेंथ को कवर करना है तो हम उसको पॉजिटिव ही ज्यादातर होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता. और जीरो बहुत ही रेयर केस में होगा अगर वहां पे कंडीशन बेस्ड दे रखा हो. डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है. चलिए अब थर्ड के बाद हम लोग आएंगे अपने फोर्थ टॉपिक में, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर. एसआई यूनिट ऐसी स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं जो ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्क करेंगी. ऐसा नहीं कि अगर आपने इंडिया में इसको सिर्फ यूज कर लिया, बाहर नहीं यूज कर सकते, हर जगह यूनिट वर्क करेंगी. सो एसआई यूनिट होती है मीटर, एम से डिनोट करते हैं. अदर यूनिट्स क्या होती है? किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये सब चीजें याद होनी चाहिए. डिस्प्लेसमेंट भाई मीटर सेम होता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की चीज. टाइम का सेकंड होता है, मिनट और आवर में शो कर सकते हैं. स्पीड क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? मीटर. टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड. तो हम क्या सकते हैं, स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड. सिंपल. इसीलिए इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड. और इसको हम लोग ms-1 क्यों लिखते हैं? ध्यान से देखो, मीटर अपॉन सेकंड है. अब सेकंड की पावर तो 1 है, लेकिन सेकंड को जब ऊपर ले जाएंगे तो आएगा मीटर सेकंड -1, ऐसे करके आएगा. दूसरी होती है किलोमीटर पर आवर और सेंटीमीटर पर सेकंड. एक चीज यहां लिख दूं, शायद नोट्स में लिखा नहीं होगा, देख लेता हूं एक बार नोट्स में लिखा हुआ नहीं. एक चीज देख लीजिए, अगर मुझे डायरेक्टली किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा. अगर मुझे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दो. ये बात याद रखना, ये बहुत ही जरूरी है. क्वेश्चन में ये सब चीजें साथ में होनी चाहिए. किलोमीटर के साथ आवर होना चाहिए, मीटर के साथ सेकंड भी होना चाहिए ही चाहिए. अब स्पीड क्या होता है? स्पीड पे आते हैं. स्पीड एंड वेलोसिटी में से डिफरेंस होता है. स्पीड में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इसीलिए जो वेलोसिटी होती है वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है और स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, बिकॉज इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही डिटरमाइन होता है, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन इज ऑल्सो देयर. डायरेक्शन के बिना काम नहीं होने वाला. चलिए अब पढ़ते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. जब आपका एक ऑब्जेक्ट, मान लीजिए सर्कुलर चीज है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ग्राउंड है, इसमें इस पॉइंट से चले और इसी पॉइंट पे वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस आए, वापस वापस, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन. एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दिस इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब मान लीजिए यहां से चले, आपने एक सर्कल कवर कर लिया मान लीजिए 10 मिनट में, दूसरा सर्कल आपने कवर किया मान लीजिए 20 मिनट में, तीसरा कवर किया 5 मिनट में. सो यू आर कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. ठीक है, और सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, मतलब आपने मान लो डिस्टेंस आपका बदल रहा है. ओके, डिस्टेंस बदल रहा है लेकिन टाइम जो है वो सेम है. भाई आपने इसको 10 मिनट में कवर कर लिया, बाद में सिर्फ आपने यहां से चलो इसको यहां तक कवर किया, फिर डिस्टेंस चेंज हो गया तो आपने उसको सेम इंटरवल ऑफ टाइम में कवर किया. दिस इज नोन एज व्हाट? नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, स्पीड चेंज होती है और स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट. एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन. जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल होता है अपॉन टोटल टाइम जो भी टेक किया जाता है उसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड. इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है? इंस्टेंटेनियस मतलब होता है उस टाइम पर, उस स्पेसिफिक टाइम पर, उस स्पेसिफिक टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी. दिस इज नोन एज इंस्टेंटेनियस स्पीड. The speed of an object at a particular instant of time, it can be found by taking very small intervals. मैंने बोला इसको लिखते पता कैसे? ऐसे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. इसका भी कर इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी. मतलब बहुत ही छोटे समय, एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, ये स्पीड नहीं है, बहुत ही छोटे समय के लिए, बहुत ही छोटी पॉइंट के लिए जो स्पीड चेंज होती है, फिर स्पीड ली जाती है किसी भी समय पे, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड. स्पीडोमीटर ऑफ अ कार शोज इंस्टेंटेनियस स्पीड. आपको पता है जो आपका स्पीडोमीटर होता है कार का, बाइक का, जब आप ज्यादा रेस देते हो तो उसकी स्पीड बढ़ती है और वो उसी समय शो करता है. ऐसा नहीं कि बाद में आपके बता रहा. ठीक, चलिए अब इक्वेशंस ऑफ मोशन पे आते हैं. हद हाल इंपॉर्टेंट है और इसको तो आपको सही से पढ़ना ही पड़ना है. ठीक है, चलिए ध्यान से देखते हैं. पहला होता है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरा होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s और s इज इक्वल टू यू अपॉन यू प्लस v अपॉन 2 इनटू t. ये जो होता है ये हमारा एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड. ठीक है,
u प्लस वी अपॉन टू इंटू टी, यू प्लस वी अपॉन टू, और इसको हम एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं, एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। ओके, सो ध्यान से देखिए, इसमें जो हमारा u होता है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, v हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, a होता है एक्सेलरेशन, t होता है टाइम, और हमारा s तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट होता है या डिस्टेंस भी इसको कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, ये आपको इसको निकालना कैसे, आपको जो चीजें दे रखी होंगी उनके हेल्प से ही रिमेनिंग चीजें निकालनी पड़ती हैं। मान लो आपको u दे रखा है, t दे रखा है और a दे रखा है, सो इसका मतलब पहली वाली आइडेंटिटी यूज करके v निकालोगे। मान लो फिर आपको सिर्फ a दे रखा है और u दे रखा है और s दे रखा है, तो आप तीसरी वाली आइडेंटिटी या इक्वेशन का यूज करके ही निकालोगे। इसीलिए आपको ये बस जानना है कि कौन सी चीजें, द थिंग्स, द वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज आर गिवन और कौन सी वैल्यूज आर नॉट गिवन। आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर जो भी चीज मिसिंग होगी आपको उसके अकॉर्डिंग ही वैल्यू को पुट करना है। चलिए अब आते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ध्यान समझिएगा, होता क्या है, यहां मान लीजिए डिस्टेंस है, यहाँ टाइम, अगर यहाँ डिस्टेंस है यहाँ टाइम है, तो जो बीच का स्लोप होगा, ये स्लोप हमेशा हमारा स्पीड दिखाता है, ये स्लोप हमेशा हमारा स्पीड दिखाएगा। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब क्या, ध्यान समझना, इतने डिस्टेंस पे इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम पे, इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम पे, और ऐसे इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में, इतना डिस्टेंस कवर किया इतने टाइम में। सो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस एक पर्टिकुलर टाइम में कवर हो ही रहा है। ओके, इसीलिए स्ट्रेट लाइन बनी है और इसीलिए जो इसका स्लोप है वो भी कांस्टेंट स्लोप है, इसीलिए सब हो रहा है। अगर इसका स्लोप मान लीजिए नॉर्मल इस तरीके से होता है, इस तरीके से, इसका मतलब क्या है कि सर्टेन डिस्टेंस, मान लो इतना डिस्टेंस है वाई एक्सिस पे, वहां पर आके सिर्फ टाइम बढ़ रहा है, मतलब ये गाड़ी यहां पर आके स्टॉप्ड हो गई, रुक चुकी है, इसकी जो स्पीड है दैट बिकम्स जीरो। तो अगर ये जो ग्राफ है सिंपली बताता है, अगर आप किसी पॉइंट पे निकालना, मान लो मैं इस पॉइंट पे बोल रहा हूँ थोड़ी स्पीड निकालनी है, स्पीड, तो इस पॉइंट पे मान लो डिस्टेंस है 10 और यहाँ पे जो टाइम है मान लीजिए 5 सेकंड, तो हमारी जो स्पीड आएगी दैट विल बी इक्वल टू 10/5 2 मीटर्स पर सेकेंड, नॉर्मल काइंड ऑफ स्पीड आ जाएगी। अब अगर मैं इसमें बोलूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो होता है, जो इसका हमारा स्लोप होता है वो हमारा एक्सेलरेशन दिखाता है। ओके, आपको नीचे वाले डायग्राम अच्छे दिख रहा होगा, वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होता है, डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ होता है, उसमें हमारा स्पीड शो करता है जो स्लोप होता है, बट जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है उसका जो स्लोप होता है वो हमारा एक्सेलरेशन शो करता है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, स्लोप जो है जीरो है क्योंकि एकदम नॉर्मल है, नॉर्मल एकदम, ठीक है, ये जो है इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल, तो यहाँ पे वेलोसिटी है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, वो देखो मान लो 0 1 2 3 4, 4 तक स्पीड बढ़ाई और 4 के बाद वो स्पीड ऊपर गई ही नहीं, दैट रिमेन कांस्टेंट, एक जगह ही बनी रही वो, ठीक है। और ये बढ़ क्या रहा है यहाँ पर, टाइम, टाइम केप्ट ऑन इंक्रीजिंग, जैसे स्पीड वैसी रही, स्पीड मतलब मान लो आपने अपनी गाड़ी को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चला रहे हो, तो यहाँ पे वो स्पीड कांस्टेंट रही और टाइम सिर्फ बढ़ रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेम क्या, यहाँ पे ये जो मैंने बताई एक्सेलरेशन होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो एक्सेलरेशन है दैट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। सर कैसे, बिकॉज ध्यान से देखिए, एक सर्टेन वेलोसिटी सर्टेन टाइम में, सर्टेन वेलोसिटी सर्टेन टाइम, सर्टेन वेलोसिटी सर्टेन टाइम, सर्टेन वेलोसिटी सर्टेन टाइम में हो रही है। ओके, एक चीज और, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, जो वी और टी ग्राफ के अंदर जो एरिया बनता है वो डिस्प्लेसमेंट होता है। इसका मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूं छोटा सा। मान लीजिए ये हमारा है वी और ये टी ग्राफ, अब मैं बोला मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो मैं इस ट्राइंगल को जोड़ दूंगा, तो इसका जो मैं एरिया निकालूंगा, मान लीजिए ये है अपना 8 और ये है अपना 16 स्पीड है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट है 16, सो 64 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट आ जाए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं एरिया निकालूंगा वीटी ग्राफ का तो हमेशा हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, स्लोप की बात करूंगा तो वो हमें एक्सेलरेशन देगा। ओके, दैट इज सिंपल थिंग, वेरी सिंपल। चलिए अब थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड चीज पे आते हैं। दिस वाज द 10th टॉपिक, अब 11th टॉपिक पे आते हैं। अब यहां पे आप जानोगे व्हाट इज फ्री फॉल। फ्री फॉल क्या होता है, जब कोई चीज अंडर द प्रेशर या अंडर द ग्रेविटी सिर्फ गिरती है तो उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल हो रही है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इट फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ ग्रेविटी जो नीचे की तरफ गिरती है उसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल हो रही है। ओके, इसमें जो g होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, g इज अवर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और देखो क्या होता है, मान लो मैंने कोई बॉल गिराई, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी पहले क्या होगी भाई, जीरो ही होगी, क्योंकि मैंने कोई बॉल गिरा रहा हूं, तो मान लो यहाँ पे आप खड़े हो, आपने होल्ड कर रखा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। एक्सेलरेशन क्या होता है, g, एक्सेलरेशन क्या होता है g, और g की एग्जैक्ट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन जब आपको अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चन लिखा होगा तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है। g इज इक्वल टू एक्सेलरेशन,
ध्यान समझिएगा ये ऐसा क्यों होता है, जब आप गाड़ी को ऐसे लेके चल रहे हो ना तो आपका एक्सेलरेशन ये काउंट होता है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल गिर रहा है, उसके ऊपर से कोई दबाव नहीं आ रहा है, खींचा नहीं जा रहा है, तो वो सिर्फ ग्रेविटी के जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटी होगा, उसके हेल्प से खींचा जाएगा। तो जिस चीज से खींचा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। तो होगा क्या, ए की जगह हम मेंशन कर देंगे जी, ए की जगह हम सिंपली मेंशन कर देंगे जी। सो अब फॉर्मूला क्या बना, और यू हमारा क्या था 0, तो v इज इक्वल्स टू यू, सॉरी v इज इक्वल्स टू जी टी। अब देखिए ये पहला फॉर्मूला इसका, यहां से देखिए आप, ये आपका फॉर्मूला है, ये है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो उसको मैं यहां लिखूं क्योंकि u हमारा हो जाएगा 0 और g की जगह, a की जगह मैंने क्या लिख दिया जी। ऐसे दूसरा फॉर्मूला u वाला, ये टर्म हो जाएगा 0, तो ये टर्म यहां से गायब हो गया, a की जगह मैं क्या लिख दूंगा g, तो s इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद अब इसको भी इरेज करता हूं, v स्क्वायर u स्क्वायर 0, a की जगह क्या आ जाएगा g, सो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs। इस तरीके से फॉर्मूला होता है, मतलब आपको एक्सेलरेशन की जगह सिर्फ g की वैल्यू रखनी है और अपना s की जगह काफी बार हम लोग हाइट भी रख देते हैं, बिकॉज एक सर्टेन हाइट से वो ऑब्जेक्ट गिरा, तो यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा ना भाई, यही तो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर यही इसका डिस्प्लेसमेंट है तो उसको ही, उसी की वैल्यू h की वैल्यू वहां रखी जाती है। चलिए अब फटाक से फिर से थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। रेस्ट क्या होता है, नो चेंज इन पोजीशन विद टाइम, कोई पोजीशन चेंज नहीं होती ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ। मोशन चेंज इन पोजीशन विद टाइम, मतलब पोजीशन चेंज हो रही टाइम के साथ। स्केलर हैज ओनली वन मैग्नीट्यूड, हैज ओनली मैग्नीट्यूड, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाता है। यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, नॉन यूनिफॉर्म अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, सॉरी इक्वल टाइम, एंड एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम लिखते हैं v अपॉन t से। रियल लाइफ एग्जांपल, अलग अलग मोशंस के रियल लाइफ एग्जांपल। अ साइक्लिस्ट मूविंग इन ऑन अ स्ट्रेट रोड, कौन सा होगा, रेक्टिलिनियर, सीधी लाइन पे जा रहा है। हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, पीरियोडिक मोशन, एक सर्टेन टाइम में एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करके वापस अपनी जगह पर आ रहा है। अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इन वर्ल्ड, जो घुमाया जा रहा है, ऐसे बंदा खड़ा है और पूरा पत्थर को घुमा रहा है, कर्वीलिनियर मोशन। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिग्नल, एक्सेलरेटेड मोशन, जब कार खड़ी होती है तो वो 0 पे खड़ी होती है, न्यूट्रल पे, लेकिन जैसे ही हमारी ग्रीन लाइट होती है तो एक्सेलरेशन देके कार को बढ़ाया जाता है, इसलिए एक्सेलरेटेड मोशन। अ ट्रेन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड, तो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन। चलिए अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 120 अपॉन 2 किलोमीटर, क्वेश्चन खत्म। अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट मतलब u हमारा हो जाएगा 0 एंड एक्सेलरेट्स एट इतना, मतलब a की वैल्यू है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड्स, 5 सेकंड के लिए। फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी, एक ही फॉर्मूला होता है v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हमें क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। हमें v नहीं दे रखा, क्या u दे रखा है, हाँ ये 0 है, a दे रखा है, टाइम दे रखा है, फॉर्मूले में रखिए, आंसर खत्म। अब बॉडी फ्रीली फ्रॉम a हाइट ऑफ h, इसका मतलब h कितना दे रखा है अपने को, ये h 20 दे रखा है, मतलब s 20 दे रखा है। फाइंड द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, टाइम टेकन निकालना, हमें निकालना t की वैल्यू। एक चीज बता दो, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी क्योंकि गिराया गया। g की वैल्यू होगी 9.8 मीटर पर सेकंड। फॉर्मूला वही रखें जिससे हमें क्या मिल जाए, टाइम मिल जाए। फॉर्मूले में रखा t स्क्वायर इज इक्वल टू 4.8, तो हमारा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ गया 2.02 सेकंड्स। इस तरीके से इतना इजी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट ये सिर्फ स्टार्टिंग है, इसमें थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड और कुछ मिक्सचर ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं कि फ्री फॉल हो रहा है, फिर गिर रहा है, फिर भाग रहा है, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। इसमें सिर्फ आपको क्विक रिवीजन करना है। क्विक रिवीजन इन सेंस, मान लीजिए कल आपका टेस्ट है, सो यू हैव टू लाइक दीज थिंग्स, ओके, यू हैव टू लर्न ऑल दीज थिंग्स। अब क्या है एग्जाम टिप्स, क्या, लर्न ऑल फॉर्मुलाज एंड देयर डेरिवेशन स्टेप्स। मैंने यहाँ पे डेरिवेशन स्टेप्स नहीं कवर किए बिकॉज मैंने फिर कहा दिस फॉर क्विक रिवीजन ओनली, सो डेरिवेशन स्टेप्स भी आप इंक्लूड करिएगा। ड्रॉ ग्राफ्स नीटली एंड लेवल एक्सेस, राइट यूनिट्स एंड एवरी आंसर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यूनिट्स जरूर लिखना है, काफी बच्चे यूनिट्स छोड़ते हैं, भैया अगर वो छोड़ देंगे तो मार्क्स भी छूट सकते हैं। प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डेली, आई नो बहुत सारे बच्चे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डेली नहीं प्रैक्टिस करते होंगे, पर देखिए आप तभी अडेप्ट हो पाओगे प्रॉब्लम्स के साथ जब आप उसको फ्रूटफुली रोज कर रहे हो, तभी आपका दिमाग थोड़ा रन करेगा, अदरवाइज नॉर्मल रहेगा। अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ये तो आपको पता ही होगा, मैंने अभी डेफिनेशन पढ़ा ही दिया। ओके, सो आखिरी में कोट, द मोर यू प्रैक्टिस द फास्टर यू विल गेट, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। सो दिस वाज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ फिजिक्स मोशन चैप्टर। अगर इसमें और कोई चीज छूटी लग रही है और कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस है, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर का वेट